नमस्कार दोस्तों, साल भर से ज्यादा चल रहा किसानों का संघर्ष अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का फैसला 3 फार्म लॉज को वापस लेने का किसानों के लिए एक बड़ी जीत रही है, डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी जीत रही है। इस डिसीजन के बाद बहुत से लोग जश्न मनाते हुए दिखे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखे, स्पेशली हमारे न्यूज चैनल्स, जिन्होंने पूरे साल भर डेस्परेटली कोशिश करी दिखाने की कि कैसे ये फार्म लॉज एक मास्टर स्ट्रोक थे और क्यों ये प्रोटेस्ट करने वाले किसान एंटी नेशनल थे, खालिस्तानी थे। और अब ये डेस्परेटली कोशिश करेंगे दिखाने की कि क्यों इन फार्म लॉज को वापस लेना एक मास्टर स्ट्रोक था। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा। Nation first. Farm laws can wait, but exposing those who use the farm laws to try and tear our country apart cannot. बिल वापस लिया लेकिन देश बचा लिया, खुद हार गए लेकिन देश को जिता दिया। वैसे कुछ लोग तो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए इस डिसीजन के बाद कि इंडिया को एक जिहादी नेशन करके बुलाने लग गए और डिक्टेटरशिप की डिमांड करने लग गए। ये पद्मश्री विनिंग एक्ट्रेस अब डेमोक्रेसी से खुश नहीं है, डिक्टेटरशिप चाहती हैं। इन फार्म लॉज को लाया गया था सितंबर 2020 में। पहली चीज तो यही है कि जिस तरीके से इन फार्म लॉज को पास किया गया था राज्यसभा में, वो तरीका ही अपने आप में बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक था। इस चीज की बात मैंने इस पुराने वीडियो में करी थी। इस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर और जानना चाहें इस चीज के बारे में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर कंटेंट की बात करें, इन फार्म लॉज के अंदर ऐसा क्या था जिसको लेकर लोग इन्हें इतना खराब बताते हैं? आखिर क्यों इन फार्म लॉज को लेकर इतने भारी भरकम प्रोटेस्ट हुए? एग्जैक्ट डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी थी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी के साथ। शॉर्ट में बताऊं तो ये लॉज कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए आसान बना देते किसानों को एक्सप्लॉइट करना। प्राइवेट मंडीज को टैक्स फ्री बना दिया गया था, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी नहीं किया गया था इनमें किसानों के लिए, और यहां तक कि ऐसे भी प्रोविजंस ऐड किए गए थे कि अगर एक फार्मर और बिजनेस पर्सन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता तो फार्मर्स कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते। ऊपर से देखकर लगेगा कि किसानों को आजादी थी अपनी फसल कहीं पर भी बेचने की और कंपनीज को आजादी थी कहीं से भी किसानों की फसल खरीदने की। लेकिन रियलिटी में इन लॉज की मदद से फूड होर्डिंग कंपनीज के द्वारा आसान हो जाती, किसानों को एक्सप्लॉइट करना आसान हो जाता। कंपनीज जब चाहे जिस प्राइस में खरीद सकती, जिस प्राइस में बेच सकती। इसी रीजन से हम ऐसी खबरें सुनते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश में, जहां पर अडानी कंपनी जो है वो एप्पल्स खरीदती है किसानों से 12 से लेकर 72 रुपए के बीच में पर किलो, और फिर जाकर उन्हें मार्केट में बेचती है फॉर अप टू 250 रुपीज पर केजी। ऐसे केसेस में ज्यादातर प्रॉफिट अक्सर कंपनी खा जाती है। कंज्यूमर्स को, एक आम आदमी को ज्यादा दाम पे करना पड़ता है और किसानों को इतने कम दाम पर चीजें बेचनी पड़ती हैं। उन्हें कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता। फार्म लॉज को सपोर्ट करने वाले लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि जो छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटी जमीनें हैं, वो ज्यादा बेनिफिट करते हैं इन फार्म लॉज के आने के बाद। लेकिन ये पूरा आर्ग्यूमेंट इस अजम्पशन पर आधारित है कि जो कंपनीज इनके साथ डीलिंग करेंगी वो इन्हें फेयरली ट्रीट करेंगी। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले किसान अंधाधुंध बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये कंपनीज किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगी। कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक छोटे फार्मर से कि वो अपना साइड ऑफ बार्गेन रख पाएगा एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के सामने? छोटे किसान कहां से अपनी कोल्ड स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज बनाएंगे, अपना गोडाउन रखेंगे या फिर अपनी प्राइवेट मंडीज चालू करेंगे? इन्हीं सब रीजंस की वजह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और लाखों किसान स्पेशली पंजाब और हरियाणा से सड़कों पर उतर आए, चलो दिल्ली के नारे लगाए। सरकार ने इनके आंदोलन को रोकने की बहुत कोशिश करी। पहले तो इन्हें सड़कों पर रोकने की कोशिश करी गई हरियाणा सरकार के द्वारा, जब गड्ढे खुदवा दिए गए सड़कें तोड़कर। फार्मर्स गड्ढे कूदकर आगे निकल गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगाए गए, रोज लगाई गई बैरिकेड्स की, बार्ब्ड वायर्स लगाई गई, उन पर लाठियां चलवाई गई, टीयर गैस फेंकी गई, कहीं पर वाटर कैनन्स लगाए गए। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 मेन प्रोटेस्ट साइट्स बनी किसान आंदोलन की, जिसमें से सबसे फेमस थी सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। एक समय तो ऐसा आ गया था कि पुलिस ने जो ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स की सप्लाई थी उनका एक्सेस भी कट ऑफ कर दिया था। मेटल स्पाइक्स जमीन पर बिछाई गई थी। और यह सब तो सिर्फ फिजिकल हथकंडे थे किसानों को रोकने के। इसके अलावा ऑनलाइन एक नई कहानी रची जा रही थी। सरकार के फेमस ट्रोल्स, कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि एक पद्मश्री विनिंग एक्ट्रेस ने किसानों को टेररिस्ट से कंपेयर किया। ये कहा कि बूढ़ी औरतों को लाया जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए 100 रुपए में हायर करके।
ऑब्वियसली झूठी खबरें थी ये, लेकिन इस तरह से इन्हें फैलाया गया कि इन प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को बदनाम किया जाए। किसान आंदोलन देश का पहला ऐसा आंदोलन था जहां ना सिर्फ सरकार के खिलाफ संघर्ष करना था प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, बल्कि एक ऑनलाइन ट्रोल आर्मी और मीडिया के सामने भी अपनी इमेज बनाकर रखनी थी। आज से पहले जितने भी आंदोलन हुए थे देश में, चाहे आप निर्भया का प्रोटेस्ट ले लो, चाहे एंटी करप्शन मूवमेंट ले लो, मीडिया ने मोर और लेस या तो फेवर किया था प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को, या कम से कम न्यूट्रल तरीके से उसे पेश किया था। यह पहला ऐसा आंदोलन था जहां पर मीडिया पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहा था कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को बदनाम कर दो, उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दो, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दो। आम जनता का सपोर्ट लेना यहां पर बहुत मुश्किल था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली न्यूज में लोगों को सुनने को मिलता था सिर्फ ये किसान तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये चीज हर छोटे छोटे मौकाम पर करी गई। किसान पिज्जा खाते अपनी प्रोटेस्ट साइट पर, तो न्यूज में आता कि ये देखो ये किसान तो पिज्जा खा रहे हैं, ये कैसे प्रोटेस्ट करने वाले किसान हुए। भाई क्यों, सिर्फ पिज्जा खाने का हक तुम न्यूज चैनल में बैठे एंकर्स को है क्या? किसान पिज्जा नहीं खा सकता क्या? पॉलिटिशियंस ने लोगों को भड़काने की कोशिश करी। एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं। कोई विरोध नहीं है, वो तो निकम्मे लोग हैं। वो गांव में दारूबाज और निकम्मे लोग हैं, निठल्ले लोग, ना वो घर के बस के ना वो गांव के बस के। छठे साठम समाचार है, ऐसे को तैसा हालो ठंडे सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। ये भी कोशिश करी गई कि इस प्रोटेस्ट में किसी तरीके से अपने गुंडे भेज दो जो हिंसा करें, जिससे कि इस प्रोटेस्ट को वायलेंट दिखाया जा सके। जैसे कि ये एक इंस्टेंस था जहां पर हायर्ड गुंडे भेजे गए जो पत्थरबाजी कर रहे थे किसानों के ऊपर, और पुलिस वहां खड़ी खड़ी देख रही थी। ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं वो बैरिकेड के पीछे जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। पुलिस वाले सीधे खड़े खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर किसान अपने बल पर डटे रहे और पीसफुल प्रोटेस्ट को इन्होंने कोशिश करी कंटिन्यू रखने की। टाइम के साथ साथ ये आंदोलन बाकी स्टेट्स में भी फैल गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कई रिटायर्ड आर्मी वेटरन्स ने भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था और अपने मेडल्स को रिटर्न किया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ज्यादातर प्रोटेस्ट फिर भी हरियाणा और पंजाब में ही क्यों हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ा सिंपल रीजन है। ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा पंजाब में ही आई थी। एपीएमसी मंडीज मोस्टली इन दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है किसानों को इन मंडीज का। इस आंदोलन में एक नए किस्म की यूनिटी भी देखी गई, जैसे कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में था। बहुत से बुजुर्ग लोगों ने, बूढ़ी औरतों ने, बच्चों ने भी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा धर्म और जाति के डिवाइड को बीच में हटाकर लोगों ने साथ में प्रोटेस्ट किया। राकेश टिकैत ने तो एक स्लोगन भी दिया था इससे रिलेटेड, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। इसे बाद में गोदी मीडिया के लोगों ने क्लिप करके दिखाया कि ये देखो, ये तो सिर्फ अल्लाहू अकबर कहने लग रहे हैं, यहां पर कोई इस्लामिक ताकतों का हाथ आ गया इस प्रोटेस्ट में। एक और बहुत बढ़िया चीज जो देखने को मिली इस प्रोटेस्ट में वो थी मेकशिफ्ट लाइब्रेरीज। किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज बनाई गई प्रोटेस्ट साइट्स पर। भगत सिंह और चे गुवेवारा जैसे कई रेवोल्यूशनरीज की किताबें यहां पर मौजूद थी। अकबर अलाहाबादी एक फेमस शायर का शेर है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप हो सामने तो अखबार निकालो। और एग्जैक्टली यही किया किसानों ने। गोदी मीडिया के फर्जी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए किसानों ने अपना अखबार चालू किया, ट्रॉली टाइम्स, एक 4 पेज का बाई वीकली न्यूज़पेपर। इसके अलावा उन्होंने अपने डिजिटल हैंडल्स बनाए सोशल मीडिया पर। किसान एकता मोर्चा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, हर जगह पर ये अवेलेबल थे। कुल मिलाकर इस पूरे संघर्ष में 600 से भी ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन ये पूरा संघर्ष एक सक्सेस निकला। इन तीनों फार्म लॉज को वापस लेना किसानों के द्वारा एक बड़ी मांग थी, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी मांग किसानों के द्वारा उठाई जा रही थी इस पूरे आंदोलन में, वो था कि एमएसपी गारंटी करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। असल में बात क्या है ना दोस्तों, किसान अक्सर मजबूर होते हैं अपनी फसल को बड़े कम दाम पर बेचने पर, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरेज का, कोल्ड स्टोरेज का अच्छा तरीका नहीं होता। गोडाउन नहीं होते बड़े बड़े जैसे बड़ी कंपनीज के पास होते हैं। फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी स्पेस की जरूरत होती है और उन्हें स्पेशल कंडीशंस में रखना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, उन्हें स्पॉइल होने से बचाने के लिए। तो जब एक किसान अपने गेहूं को बेचने जाता है मंडी पर, उसके पास ज्यादा नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती। जो भी प्राइस उसे ऑफर किया जा रहा है उसे अक्सर उसी पर ही बेचना पड़ता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर वो मना कर देगा तो इतना सारा हार्वेस्ट उसे वापस लेकर आना पड़ेगा और कहीं स्टोर करने की जगह नहीं है, वो खराब हो जाएगा, बर्बाद चला जाएगा।
तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग होती है। अगर आपने फिल्म मदर इंडिया देखी है तो उसमें इस कंडीशन को बड़े अच्छे से दिखाया गया है। फार्मर लीडर दीनबंधु छोटूराम वो इंसान थे जिन्होंने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया था 1930s में सरकारी मंडी के कॉन्सेप्ट को शुरू करने में, ताकि किसानों को एक जगह मिल पाए अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। 1939 में इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट पास करवाया था, जब ये लीडर थे सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी के। इसके कई सालों बाद सी सुब्रमण्यम जब फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने तो जून 1964 में इन्होंने एमएसपी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया। एमएसपी, या तो इतने दाम पर अपने क्रॉप्स को बेच दो या इन्हें वापस ले जाओ। इसी तरीके की ही ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही एट मिनिमम किसानों को जब वो अपने क्रॉप्स को बेचने आएंगे मार्केट में। और आज के दिन असलियत पता है क्या है दोस्तों? अगर आप इन्फ्लेशन रेट को अकाउंट में लोगे और अलग अलग चीजों के दाम और सैलरीज को अकाउंट में लोगे तो आपको दिखेगा कि आज के दिन जो एमएसपी है वो बहुत कम है। एक डिमांड किसानों की यह भी रही है कि एमएसपी को बढ़ाया जाए इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट ऑफ स्वामीनाथन कमीशन। पहले तो एमएसपी वैसे ही इतनी लो है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी सिर्फ 22-23 क्रॉप्स पर लगाई जाती है और सिर्फ 6% फार्मर्स को देश में एमएसपी पर अपने क्रॉप्स बेचने को मिलते हैं। 90% से भी ज्यादा किसानों को एमएसपी तक का भी दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि ये कोई कोडिफाइड लॉ का पार्ट नहीं है। इसलिए प्रोटेस्ट करने वाले किसानों की यह भी डिमांड रही है कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी बनाया जाए। संसद में सत्र लेकर उसे वापस किया जाएगा। हाँ तो ठीक है, वापसी करवाओ उनको। एमएसपी पे गारंटी कानून उसको भी लेकर आना चाहिए इनको, वो भी देश के किसानों को एक बड़ा मसला है। मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक ये किसानों के इनकम को डबल कर देंगे। ऐसा होने की तो कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इन फार्म लॉस को वापस लेना सिर्फ एक शुरुआत है। अगर किसानों की जिंदगी को सही मायनों में इंप्रूव करना है, उसकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। इन फार्म लॉस को लागू करने से उनकी जिंदगी शायद बद से बदतर बन जाती, वो होने से रुक गया है, लेकिन अभी सिचुएशन उसी लेवल पर अटक गई है जो पहले थी। किसानों की हालत आज के दिन भी बहुत बुरी है और इन फार्म लॉस को हटाने से वो अचानक से ठीक नहीं हो जाएगी। कई सारे कदम सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को उठाने पड़ेंगे किसानों की जिंदगियां इंप्रूव करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कल की स्पीच में जीरो बजट फार्मिंग की बात करी थी कि कैसे फार्मिंग करी जा सकती है बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, कैसे गोबर को और यूरिन को इस्तेमाल किया जा सकता है एज मैन्योर, और कई और टेक्निक्स भी हैं यहां पर, जैसे कि कॉम्पोस्ट पिट और शैलो प्लोइंग। और नेचुरल फार्मिंग के अलावा भी क्रॉप रोटेशन, मल्टी लेयर फार्मिंग, ये सारी नॉलेज, ये सारी स्किल्स फील्ड तक लानी बहुत जरूरी है, किसानों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है ये नॉलेज। शायद सरकार ट्रेनर्स को हायर कर सकती है किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए इन चीजों में। इसके अलावा शायद हमारे देश में हमें हजारों और मंडीज की जरूरत है। एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, छोटी छोटी मंडियां हो, बहुत सारी हो, एक मंडी हो हर 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल्स हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में कुछ कदम उठाने की जरूर कोशिश करी है, जैसे कि एक पोर्टल लॉन्च किया उन्होंने ई-नाम करके। इसे पॉपुलर बनाने की जरूरत है ताकि इस पर रजिस्टर करना, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना आसान बन सके, किसान खुद से जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके इन पोर्टल्स के द्वारा। इसके अलावा शायद कोऑपरेटिव्स को और इंकरेज करने की जरूरत है ताकि वो फार्मर्स जिनके पास छोटी लैंड होल्डिंग्स है वो साथ में मिलकर एक जॉइंट कोऑपरेटिव्स बनाए, जैसे कि अमूल और लिज्जत पापड़ हो गए, जॉइंट ओनर्स बने कोऑपरेटिव्स के और साथ में मिलकर रहेंगे तो वो कंपनीज के साथ कंपीट भी कर पाएंगे। सरकार ने इस डायरेक्शन में भी एक अच्छा कदम उठाया है। जुलाई 2021 में एक नई सेपरेट मिनिस्ट्री बनाकर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो उम्मीद है कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी यहां पर। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि ये सारी स्टेप्स थियोरेटिकली ऑन पेपर रह जाती हैं, जुमला बन जाती हैं, या फिर रियलिटी में कोई अच्छे के लिए बदलाव भी लाती हैं। लेकिन कुछ यहां पर ऐसी चीजें हैं जो हम खुद से भी कर सकते हैं एज आम आदमी यहां पर बदलाव लाने के लिए। जैसे कि जब भी आप सामान खरीदने जाएं तो कोशिश करें अपने आसपास मौजूद किसानों से खरीदें। आपके नेबरहुड वाले एरिया में या फिर जहां पर भी आप रहते हैं, कोशिश कीजिए अपने आसपास मौजूद फार्म्स को ढूंढने की, वहां मौजूद किसानों को कांटेक्ट करने की और डायरेक्टली उनसे सामान खरीदने की। आपको फ्रेश सामान मिलेगा, कम प्राइस पर सामान मिलेगा, फार्मर्स को भी ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा और मिडिल मैन को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा यहां पर। ये सबके लिए बढ़िया होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।